नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों का सबसे बड़ा डर यही होता है कि उनके साथ लोग जुड़ेंगे कैसे और क्या उन्हें इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए एक सेल्समैन बनना पड़ेगा। हाय, मैं हूं प्रिया अग्रवाल, जिसके पास है किताबों का भंडार, जिसमें से निकाल के लाई हूं एक किताब जिसका नाम है सवाल ही जवाब। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बेस्ट बुकों में से एक है। क्वेश्चन आर द आंसर। ये एलन पीज के द्वारा लिखी गई है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लिखी गई है, जिसमें कुछ पावरफुल टेक्निक्स और रूल्स के बारे में बताया गया है, जिनका अप्लाई करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में आशातीत सफलता पा सकते हैं। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट सवाल ही जवाब। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम। सफलता एक खेल है। आप जितनी बार इसे खेलेंगे उतने अधिक बार जीतेंगे, और जितने अधिक बार आप जीतेंगे उतनी अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। रूल नंबर 1, ज्यादा लोगों से मिले। जब आप अपने बिजनेस के बारे में हर एक से बात करते हैं तो एवरेज का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सक्सेसफुल होगे। सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि आप कितने सक्सेसफुल होगे। तो हर किसी से बात करें, रूल नंबर 1 यही कहता है। रूल नंबर 2, ज्यादा लोगों से मिले। देखिए, हो सकता है कि आप अपने सिटी के सबसे बढ़िया प्रेजेंटेटर हो, आपका कैरेक्टर सराहनीय हो, बट अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिल रहे हैं तो आपका जो प्रदर्शन है वो सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिले, हर एक से बातें करें। रूल नंबर 3, ज्यादा लोगों से मिले। नेटवर्क मार्केटिंग में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ढर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहे। अगर आप इन तीनों नियम के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि आप आशातीत सफलता प्राप्त कर लेंगे। रूल नंबर 4, औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती है तो आपको मिलने वाले परिणाम हमेशा एक से ही होंगे। लेखक कहता है कि जब मैं 11 साल का छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचा करता था तो मेरा जो औसत है वो 10:7:4:2 रहता था। इसका मतलब यह हुआ कि मैं 10 दरवाजों को खटखटाता था, उसमें से 7 दरवाजे खुलते थे और उनमें से 4 लोग ही मेरी प्रेजेंटेशन सुनते थे और केवल 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था। मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसलिए मुझे उन 3 दरवाजों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले, और नहीं उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और नहीं उन 2 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं इतना जानता था कि अगर मैं 10 दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा ही लूंगा। सफलता सिर्फ इस बात में छुपी हुई थी कि मैं कितना जल्दी इन दरवाजों पर दस्तक दे सकता हूँ। लेखक एक और वाक्य अपने लाइफ का बताते हैं कि जब मैं किशोर अवस्था में था तो मैं शाम के खाली समय में बर्तन, चादर और कंबल बेचा करता था, और तब जो मेरा अनुपात रहता था वो 5:3:2:1 होता था। इसका मतलब यह हुआ कि मैं 5 संभावित लोगों को कॉल लगाता था, उसमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे और 2 ही मिलने आते थे, और 2 में से 1 ही मेरा सामान खरीद लेता था, और इस तरह से मैं $45 कमा लेता था, जो एक तरह से $9 प्रति फोन था, और फोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था, चाहे वे मेरा सामान खरीदे या ना खरीदे, चाहे वो मुझसे मिले या ना मिले। सवाल सिर्फ इतना रह जाता है कि मैं फोन पर किस तरह उन 3 लोगों से अपॉइंटमेंट के लिए हाँ करवाता हूँ। मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदे। मेरा प्रमुख लक्ष्य यही रहता था कि संभावित ग्राहकों को फोन करते रहना, और यही सफलता की कुंजी है। रूल नंबर 5, अपना औसत सुधारें। मैं नेटवर्क मार्केटर्स को 70 के दशक से प्रशिक्षण दे रहा हूँ, और मैंने उन लोगों के परिणाम इकट्ठे किए जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता के शिखर पर है।
नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य तो औसत है 10:6:3:1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 लोग मेरी प्रेजेंटेशन सुनते हैं तो उनमें से 6 लोग मेरे साथ बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, जिनमें से 3 ही मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इन 3 में से केवल एक ही सक्सेसफुल हो पाता है। दूसरा गुमनामी में खो जाता है और तीसरा सिर्फ सामान खरीदता रहता है। तो इस तरह से केवल एक ही लॉन्ग टर्म के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करता है। अब सिर्फ सवाल ये है कि आप इन 10 लोगों से बिजनेस के बारे में बात करने में कितना टाइम लगाते हो, और इसी सवाल का जवाब आपकी ग्रोथ रेट तय करेगा। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को 2 गुना करना चाहते हो तो उसका सीधा सा जवाब है कि अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिल लेना चाहिए। नेटवर्किंग में बड़ी सफलता पाने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनाना कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सके और जल्दी से जल्दी मिल सके। औसत सुधारना तो केवल एक सीखने की प्रक्रिया है। अब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से यहाँ तक पहुंचे। जब आप बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर बिलीव करते हैं? इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। भले आप उन्हें कितने अच्छी तरीके से क्यों न जानते हो, आपके सामने समस्या यही आती है कि संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएगा। इसलिए नहीं कि जो आपने कहा वो तर्क संगत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपके विचार हैं, उनके नहीं। इसलिए ग्राहक ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्ति उठाना जायज है। दूसरी ओर आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार है, आपका नहीं, और वे उसके बारे में आपत्ति उठाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं करते। आगे जो 4 टेक्निक आपको बताई जाने वाली है वह आपको इस योग्य बना देगी कि आपके संभावित ग्राहक आपको यह स्वयं बताएंगे कि वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी है। इन 4 टेक्निक की सफलता से आप बहुत ही कम समय में ठंडी शुरुआत से गर्म हाथ तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं इन 4 टेक्निक के बारे में। टेक्निक नंबर 1, बर्क पिघलाई। इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य है संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उनके बारे में जानकारी लेते हैं और कुछ अपने बारे में बताते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अगर बताए तो अपनी योजनाओं को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि वह आपकी योजनाओं को भी पसंद करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने से ज्यादा लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरीके से सुनता है, और यही तो आप चाहते हैं। तो पहली टेक्निक का लक्ष्य विशुद्ध रूप से ये हुआ कि आपको पहले विश्वास जमाना पड़ेगा। सेकंड है सही बटन खोजें। हर व्यक्ति का एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, मतलब कि प्राथमिक प्रेरणा घटक, जिसके कारण वह आपके बिजनेस से कनेक्ट होना चाहेगा। और हर व्यक्ति 2 में से किसी एक कारण से जरूर मोटिवेट होता है, या तो लाभ प्राप्त करने के लिए या फिर कष्ट से बचने के लिए। शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों का पीएम फैक्टर कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेल जोल, रिटायरमेंट और जायदाद छोड़ना। जब आप इस लिस्ट का अध्ययन करेंगे तो आप पाते हैं इस लिस्ट में जो कारण दिए गए हैं इनमें से एक कारण आपका भी होगा, जैसे कि आप इस बिजनेस में शामिल हुए हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या पीएम फैक्टर रहा, जैसे कि आप इस इंडस्ट्री से कनेक्ट हुए। पीएम फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये समझ लेना अनिवार्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का पीएम फैक्टर वो नहीं होगा जो आपका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आइसक्रीम हर किसी को पसंद होगी। कई लोग स्ट्रॉबेरी या कैरेमल को ज़्यादा पसंद करते होंगे, पर अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आपके लिए इसके बारे में बात करना न केवल आसान होगा बल्कि दूसरे लोगों को भी आप बांटना चाहेंगे। और आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि इसे हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता।
अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद नहीं करते, पर इसी कारण से हर एक की पहली पसंद नहीं हो जाती। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, पर इसी कारण से यह हर एक की पहली पसंद नहीं हो जाती। कई लोगों को इससे एलर्जी भी होती होगी। इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैन की उम्र 34 वर्ष थी और वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। वह 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थी और डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई थी। डेविड ने उसकी नेटवर्क गतिविधियों में रुचि ली और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए। तो जैन का जो खुद का मोटिवेटिंग फैक्टर था वो अपने लिए ज़्यादा खाली समय जुटाना था, ताकि वह अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और शिक्षित कर सके। पर वह जानती थी कि यह हर एक की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। डेविड, जिसकी उम्र 50 और 60 के बीच में रही होगी, उसका स्वयं का कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग का काम था। इसलिए जैन ने अनुमान लगा लिया कि उसकी जो पीएम फैक्टर है वो रिटायरमेंट का स्थान पहले नंबर पर आता होगा। जब वह बिजनेस के बारे में बात कर रही थी तो उसकी चर्चा के केंद्र में यह बात मौजूद थी कि इससे लोगों को आरामदेह रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिल सकेंगे। शाम खत्म होने पर वह हैरान हो गई जब डेविड ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर होना नहीं चाहता। वह रिटायरमेंट को शीघ्र मृत्यु मानता है। जैन ने यह गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायरमेंट डेविड का पीएम फैक्टर है। इसका परिणाम यह निकला कि डेविड उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। तो अनुमान लगाना बंद कर दीजिए, यह हम दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के पीएम फैक्टर के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपकी गलत होने की काफी संभावना होती है। अगर आपका अनुमान सही भी हो तो भी यह आपका विचार नजर आएगा, न कि सामने वाले का। इस तरह इसका प्रभाव और प्रेरणादायी शक्ति उतने नहीं होगी जितने कि आप अपेक्षित करते हो। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह खोजें? प्राथमिक प्रेरणा घटक मतलब पीएम फैक्टर को किस तरह खोजें? पीएम फैक्टर की लिस्ट आप अपने साथ लिखित रूप में हमेशा रखें। यह सूची आपके बिजनेस कार्ड के पीछे हो सकती है या फिर एक छोटे कार्ड के रूप में हो सकती है। अपनी लिस्ट दिखाने का सीधा सा तरीका है कि अपने संभावित ग्राहक से ये सवाल करें, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? इस सीधे से सवाल में ये खूबी छुपी है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको ये कहने की छूट मिल जाती है कि लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख दें। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो फिर आप उससे पूछ सकते, तो बताइए कि लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली तो कुछ अधपके कारण गिना सकता है। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाए तो आप पूछे और कुछ, तो वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप कहे कि लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर आप तभी अपने पीएम फैक्टर की जो लिस्ट है उसके सामने रख दें। इसके बाद 5 ठोस सोने के सवाल पूछे। ये 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में सबसे ज़्यादा कीमती सवाल होंगे। ये जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक तेजी से पहुंचा देंगे। इन सवालों को रट ले और इसे अपना हिस्सा बना ले। इनके क्रम को बदलने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो ये रहे आपके 5 ठोस सोने के सवाल, जिसमें है नंबर 1 आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, नंबर 2 आपने इसे क्यों चुना, नंबर 3 यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, नंबर 4 यदि आपको यह अवसर न मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे, नंबर 5 इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हो। इन सवालों को इसी तरीके से रट ले। अब आप इन्हें पूछे तो इधर उधर न भटके। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सवाल इसी क्रम में पूछे जाए। तो चलिए फिर एक रियल स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि एक इंसान इन 5 सवालों के जवाब किस तरीके से दे सकता है। रे और रुथ लगभग 25 वर्षीय युगल थे जो हाल ही में अपने नए घर में रहने आए थे। उनका मकान एंगी के मकान से 10 कदम की दूरी पर था। पड़ोसियों की सामान्य चर्चा के दौरान एंगी ने उन्हें बताया कि वह मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ी है और उन्हें बताना चाहती है कि यह बिजनेस किस तरह से काम करता है। इस पर रुथ ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस बिजनेस में उन लोगों की कोई दिलचस्पी होगी क्योंकि उनके पास खाली समय नहीं बचता। रे 2 जगह काम करता था और रात को रुथ को नए घर में सामान व्यवस्थित करना पड़ता था। एंगी ने कहा कि ऐसा उन अधिकतर लोगों के साथ होता है जो 2 जगह नौकरी करते हैं।
जो घर बदलकर नए घर में रहने आते हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें अपना बिजनेस दिखाना चाहती थी, क्योंकि शायद उसे लगता था कि वे भविष्य में इसमें रुचि ले सकते हैं। एंगी ने उन्हें अपने घर कॉफ़ी पीने के लिए आमंत्रित किया। क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा? उसने पूछा। रे और रुत तैयार हो गए। वे दोनों 4 बजे पहुंच गए और कॉफ़ी पीने के बाद एंगी ने उसे बताना शुरू किया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। रे और रुत ने एंगी को बताया कि उन्होंने बिजनेस के बारे में सुन रखा है और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में प्रयास किए हैं लेकिन बाद में असफल हो गए, और उनकी नज़रों में ये किसी सामान बेचने से संबंधित लगता है। इस पर एंगी ने चर्चा की बागडोर थाम ली। तो कुछ इस तरीके से चर्चा हुई। एंगी ने कहा कि आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? इस पर रे ने आंसर किया, यह पिरामिड बेचने की तरह है ना? एंगी ने कहा, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ, और इसने अपने पीएम फैक्टर की जो लिस्ट है वो उन दोनों के सामने रख दी। इसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी इनमें से? रे ने कहा, हमारे लिए तो यह आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। रुत ने भी इसमें दृढ़ता दिखाई। इसके बाद एंगी ने सेकंड क्वेश्चन किया, आपने एसी को क्यों चुना? इस पर रे ने आंसर किया, क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ता है और रुत भी ओवर टाइम करती है, ताकि जब हमारा परिवार बढ़े तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और हम पैसे के लिए हमेशा दौड़ भाग न करनी पड़े। इसके बाद एंगी ने अपना तीसरा क्वेश्चन पूछा, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस पर रे ने आंसर किया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम अपने घर के पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और मैं यह भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रुत और मुझे कभी यह सब नहीं मिला और हम ऐसे अवसर मिले ही नहीं। पर रुत ने भी बातचीत का सिरा थामते हुए कहा, सही बात है, मेरे पेरेंट्स हमेशा घर चलाने के लिए पैसों की खींचतान करते रहे और हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी भी उन्हीं की तरह गुजरे। इसके बाद एंगी ने अपना फोर्थ क्वेश्चन पूछा, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती तो उसके क्या परिणाम होंगे? इस पर रे ने कहा कि हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे पेरेंट्स थे। इसका अर्थ होगा कि कठोर बजट बनाना, आमदनी कम और खर्च ज़्यादा, और पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा। इसके बाद एंगी ने अपना लास्ट क्वेश्चन पूछा, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हो? इस पर रे ने तनावपूर्ण स्वर में कहा, जैसे कि हमने कहा कि अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे, और ऐसा कौन चाहता है? थर्ड टेक्निक है सही बटन दबाएं। जब आप संभावित ग्राहक के पीएम फैक्टर को जान लेते हैं, उसके बाद उसे अपने बिजनेस प्लानिंग के माध्यम से बताइए कि कैसे भी इस बिजनेस से अपने पीएम फैक्टर को प्राप्त कर सकता है। और जब आप बिजनेस प्लानिंग बनाते समय संभावित ग्राहक के शब्दों को दोहराते हैं तो यह बात उनके लिए व्यक्तिगत बन जाती है और ये अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती है, क्योंकि वे विचार व शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। फोर्थ टेक्निक आती है सौदा पक्का करें। अगर आप इन टेक्निकों का पूरी तरीके से पालन करते हैं तो अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएं। हमेशा अपने प्रेजेंटेशन को इस नजरिए के साथ रखें जैसे तत्काल शुरुआत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आपको लगे कि आपके संभावित ग्राहक ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया तो याद रखें कि आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित बने रहे और उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही न कि अगले दिन। अगर आप सही बटन ढूंढने में श्रेष्ठ हो, मतलब अगर आप पीएम फैक्टर को जान लेते हो, तो आपको सौदा पक्का करने की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्राहक को किस तरीके से इमोशनली विचलित किया जा सकता है, तो वे अपनी समस्याओं के लिए स्वयं समाधान खोजना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह सही बटन ढूंढना, उसे दबाना और अपना नेटवर्क बनाना आपके लिए एक सरल कार्य बन जाएगा। तो ये थी नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने की कुछ टेक्निक्स। इसी तरीके की बुक समरी हम आपको देते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।